ऑफसेट रोड क्या होता है? कुछ कुछ चीज़ तुम लोग को ब्लैक नज़र आ रहा होगा, तो जो ब्लैक है एक्चुअल में वहाँ ब्लैक ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ब्लैक ना लिख के उसको ब्लैक कर दिए हैं। और जहाँ वाइट दिख रहा है वो वाइट है, जो रेड दिख रहा है रेड लिखा हुआ है तो रेड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेंजिंग रोड में अभी हम लोग रेंजिंग वगैरह पढ़ेंगे क्या होता है। अभी सिर्फ ध्यान को कि रेंजिंग कि ये मान लो रेंजिंग दो प्रकार का होता है, ठीक है। रेंजिंग दो प्रकार का होता है, कि होता है डायरेक्ट रेंजिंग, दो होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो रेंजिंग में क्या करते हैं हम लोग कि मान लो ये पूरा चेन लेंथ है, ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है। अब हम लोग को क्या है कि बीच में एकदम इन बिट मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग क्या करना है, एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जो ए और बी के लाइन में रहे। ए और बी के सीधा एक लाइन में हम लोग को एक पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो किसके थ्रू करेंगे, वो रेंजिंग रोड होता है उसके थ्रू करेंगे। कैसे कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा रहेगा रेंजिंग रोड लेके, दूसरा आदमी रेंजिंग रोड लेके यहाँ पे खड़ा रहेगा, और एक सर्वेयर यहाँ पे रहेगा खड़ा, ठीक है। सर्वेयर यहाँ से देखने वाला रहेगा। अब एक पर्सन असिस्टेंट रहेगा, वो एक रेंजिंग रोड लेके इस लाइन के आसपास में खड़ा रहेगा कि जहां पे उसको इस लाइन में आना है। अब ये क्या बोलेगा कि तुम इधर मुड़ो या इधर आगे पीछे जिधर भी जाओ, कि लाइन की ओर जाओ, थोड़ा थोड़ा बायां लो बायां लो बायां लो, इस तरीके से बोलेगा। अब ये जब लाइन पे आ जाएगा तो क्या होगा, इसको ये जो रोड अभी बायां दायां दिख रहा था ना, सब एक लाइन में नजर आने लगेगा। सब रोड क्या हो जाएगा, एक लाइन में नजर आ जाएगा, मतलब सब रोड एक दूसरे के पीछे छिप जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि रेंजिंग हो गया। तो वहां पे जो रेंजिंग रोड का यूज किया जाता है ना, जो रोड का यूज किया जाता है, यही रेंजिंग रोड कहलाता है। तो क्या है, वही रेंजिंग रोड्स आर यूज्ड फॉर रेंजिंग सम इंटरमीडिएट पॉइंट। रेंजिंग सम इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब क्या, कि जब हमको एक जो लाइन है उसके बीच में हमको कोई दूसरा पॉइंट लाना है, सिलेक्ट करना है, तो उस केस में जो रड का यूज करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, वही रेंजिंग रोड कहलाता है। इसका जो लेंथ होता है जनरली 2 से 3 मीटर का लेंथ होता है। और ये अल्टरनेट बेंड कलर किया हुआ रहता है, देखो इस तरीके से। ये हो सकता है कि रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट है, ठीक है। रेड वाइट भी हो सकता है, देखो रेड एंड वाइट, या ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, या ब्लैक रेड एंड वाइट अल्टरनेट। ब्लैक हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, इस तरीके के कलर में रहेगा। और प्रत्येक कलर जो किया हुआ रहेगा वो 20-20 सेंटीमीटर का, ये 20 सेंटीमीटर का रहेगा, ये भी 20 का रहेगा, ये भी 20 का रहेगा, 20 का रहेगा, इस तरीके से। और एक पॉइंट में क्या होता है, नुकीला होता है कि ग्राउंड में गाड़ा जा सके, ठीक है। ऑफसेट रोड वगैरह थोड़ा सा सिमिलरिटी है। यही रेंजिंग रोड होता है। सबको समझ में आया रेंजिंग रोड क्या होता है? अभी रेंजिंग कैसे करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जनरली क्या बोला जाता है कि जब हम लोग 200 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे करते हैं ना, मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, जब एक दूसरे से इंटर विजिबल रहेगा, बी वाले ए को देख पाएगा, ए वाले बी को देख पाएगा, तो उस केस में जो रेंजिंग करते हैं वो डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। लेकिन जब मान लो कि इस तरीके का हम लोग रेंजिंग करना है, बीच में कहीं पहाड़ आ गया, अब क्या है कि ए पॉइंट बी पॉइंट एक दूसरे को विजिबल नहीं हो पाएगा, तो उस केस में जो हम लोग रेंजिंग करेंगे कि हम लोग फिर भी इसी लाइन के बीच में एक हमको पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो वो जो रेंजिंग करते हैं वो इनडायरेक्ट रेंजिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग कहलाता है। तो क्या बोला जाता है कि अगर ये भी डिस्टेंस, सीधा वाला में भी डिस्टेंस अगर 200 मीटर से ज्यादा हो जाता है ना, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो रेंजिंग रोड यहाँ रहेगा, एक रेंजिंग रोड यहाँ रहेगा, जो सर्वेयर रहेगा वो दोनों रेंजिंग रोड को सही तरीके से देख नहीं पाएगा। तो सही तरीके से देख नहीं पाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर में झंडा लगा दिया जाएगा, इसमें लाल कलर का, व्हाइट कलर का या पीला कलर का झंडा लगा दिया जाएगा। 30 से 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का, मतलब 30 से 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक झंडा ऊपर में लगा दिया जाएगा। अब क्या होता है, देखते नहीं हो कि लाल रंग खतरा का निशान क्यों रखा गया, क्योंकि बहुत दूर से नजर आ जाता है। तो इसी तरीके से वहां पे रेड, व्हाइट और पीला कलर का झंडा लगा दिया जाएगा रेंजिंग रोड के ऊपर, कि जिसको रेंजिंग करना रहे, जो सर्वेयर को, उसको इजिली नजर आ जाए। तो ये झंडा लगाने का कॉन्सेप्ट है। अब बोला जाता है ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड क्या होता है, सिमिलर है रेंजिंग रोड का, लेकिन इसका लेंथ कितना होता है, 3 मीटर का लेंथ होता है। ऑफसेट वैसे क्या कहलाता है, मान लो ये चेन लाइन है, हम लोग चेन लाइन को डिनोट करते हैं इस तरीके से, 1 2 3 डॉट दे देंगे, फिर ये 3 डॉट देंगे, फिर ये इस तरीके से जो सर्वे लाइन होता है ना, इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक लाइन खींचेंगे 3 डॉट, लाइन खींचेंगे 3 डॉट, लाइन खींचेंगे 3 डॉट, ये सर्वे लाइन का इंडिकेशन है, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग सर्वे लाइन मार्क करते हैं। अब क्या बोलता है कि ये मान लो इस तरीके का सर्वे लाइन है। अब क्या है कि आसपास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका हम लोग ऑफसेट लेना है। मतलब आसपास में मान लो इधर बिल्डिंग हो गया, इधर कहीं मान लो बिल्डिंग हो गया, कहीं मान लो इधर पेड़ हो गया, या अंदर में कुछ स्ट्रक्चर वैसा हो गया। अब क्या करना है, इसका लोकेशन भी हमको दिखाना है प्लान में। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑफसेट लेते हैं। तो ऑफसेट लेने के टाइम में एक तरीके से जनरली रड वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसको ऑफसेट रोड कहा जाता है। जिस तरीके से रेंजिंग करने के टाइम में, मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट सिलेक्ट करने के टाइम में जो रड यूज किया जाता है वो रेंजिंग रोड कहलाता है। उसी तरीके से ऑफसेट के टाइम में भी हम लोग ऑफसेट रोड का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग ऑफसेट रोड यूज करें नहीं तो रेंजिंग रोड जो रहता है दोनों यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है कि 3 मीटर लेंथ होता है। इसमें अदर इन पूरा पॉइंटेड रहता है, पॉइंटेड आयरन। सो जिस तरीके से माइनिंग सजार का स्टिक किस तरीके से रहता है दूसरे छोर पे या अंडरग्राउंड माइंस में देखते हो कि पॉइंटेड इन पे आयरन का केप लगा दिया जाता है, उसी तरीके इसमें रहता है। और उसके ऊपर में क्या रहता है यहाँ पे ऑफसेट रोड में, ऑफसेट रोड में यहाँ पे ना थोड़ा सा कटा हुआ रहता है कि अगर मान लो झाड़ी वगैरह वाला एरिया कहीं रहे और वहां पे चेन को खींचना है, तो वहां पे अगर चेन वगैरह को खींचने के लिए हम लोग उस जगह पे हम लोग ऑफसेटर का यूज कर सकते हैं। फॉर पुशिंग एंड पुलिंग द चेन और टेप थ्रू हेजेज एंड अदर सिमिलर ग्राउंड, मतलब झाड़ झाड़ी वाला एरिया में कहीं पे वैसा रहा तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यही ऑफसेट रेड होता था। इसी तरीके का ये जो रेंजिंग रोड दिख रहा है ना, ऑफसेट रोड भी देखो सिमिलर इसी तरीके से है ना। ये ऑफसेटिंग ले रहा है, मतलब आसपास से मान लो ये दिख रहा है ना हल्का सा, तो इसका ऑफसेट लेने के लिए ये रड लेके खड़ा किया। और ऑफसेट कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है, मतलब 90 डिग्री पे लेना है, या ऑब्लिक ऑफसेट लेना है, किसी भी एंगल पे लेना है। उसके लिए हम लोग के पास क्रॉस स्टाफ होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, प्रिज्म स्क्वायर होता है, साइट स्क्वायर होता है ऑफसेट लेने के लिए, ठीक है, या राइट एंगल सेट करने के लिए। तो ये ऑफसेट रोड होता है। देखो ये रेंजिंग रोड दिखा रहा है, ये ऑफसेट रोड दिखा रहा है। रेंजिंग रोड में ऊपर में झंडा लगा दिए, ऑफसेट रोड में क्या है, हल्का सा कट कर दिए, हल्का सा कट कर दिए कि अगर चेन वगैरह खींचने उचने के भी काम में लाना तो यहाँ से खींच सकते हैं। वाइट और ब्लैक, वाइट रेड कुछ भी ऐसा बेंड हो सकता है, ठीक है। अब आता है कि प्लास्टर लट एंड वाइट क्या होता है। तो ये सब भी देखो, लट्स आर 0.5 to 1 मीटर लॉन्ग स्टिक्स ऑफ सॉफ्ट वुड, मतलब सॉफ्ट लकड़ी का 0.5 से 1 मीटर का लंबा स्टिक होता है, जिसका एक एंड क्या होता है ना, शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, और उसको पेंट कर दिया जाता है व्हाइट और लाइट कलर से। ये भी कहाँ यूज किया जाता है, ये भी रेंजिंग के लिए। जिस तरीके से रेंजिंग रोड होता है ना, उसी तरीके से सिमिलरली में लट है, लेंथ कम हो गया है, इसका भी यूज हम लोग रेंजिंग के लिए कर सकते हैं। उसी तरीके से व्हाइट क्या होता है, व्हाइट्स आर द पीस ऑफ शार्प थिक स्टिक कट फ्रॉम द नियरेस्ट प्लेस इन द, इसमें भी क्या होता है, वन एंड ऑफ द स्टिक जो होता है शार्प होता है और अदर एंड स्प्लिट होता है। मतलब एक एंड इसका जो रहा एकदम पूरा शार्प रहा और अदर एंड पे क्या रहा, स्प्लिट रहा, फटा हुआ रहा। और वहां पे क्या कहते हैं, व्हाइट पेपर वगैरह कुछ भी यहाँ पे फंसा दो, इसलिए इसका व्हाइट से नाम है। व्हाइट पेपर्स आर इंसर्टेड इन द स्प्लिट टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी। इसका भी जो यूज होता है ये भी रेंजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये भी रेंजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो लट एंड वाइट अगर पूछेगा कि किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो इसका भी यूज रेंजिंग या क्रॉसिंग डिप्रेशन, कुछ गड्ढा वगैरह वाला जगह में क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो इसी तरीके से होता है लट एंड वाइट्स, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं, लगेगा कि पेंसिल है ये। पेग क्या होता है, वुडन पेग्स होता है। अभी हम लोग देखे क्या, स्टार्टिंग में हम लोग जब चेनिंग हम जब बताए थे कि एरो के बारे में जो बताए थे कि जो एक लीडर होता है, एक फ्लोवर होता है, फ्लोवर जीरो इंड वाला को पकड़ता है, लीडर क्या होता है दूसरे इंड को पकड़ता है, और जब एक चेन लेंथ मेजर कर लेता है तो वहां पे एरो इंसर्ट कर देता है। फिर आगे जब बढ़ता है तो जो फ्लोवर होता है उस एरो को वहां से निकाल लेता है और वहां पे चेन रखता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो अपना स्टेशन रहा, जो स्टेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्टेशन को मार्क करने के लिए हम लोग वहां पे लकड़ी का जो पेग होता है वो इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या है, दे आर यूज टू मार्क द पोजिशन ऑफ द स्टेशन और टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सर्वे लाइन। कि अगर स्टेशन का पोजीशन को मार्क करना है या सर्वे लाइन का टर्मिनल पॉइंट को मार्क करना है तो वहां पे हम लोग पेग यूज करते हैं।
जो पेग्स होता है 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसको हैमर की हेल्प से जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो ये वुडन पेग्स होता है। तो ये सब सारा हम लोग सर्वेइंग के दौरान यूज किए हुए हैं, ये वुडन पेग्स होता है। तो वुडन पेग क्या है, इधर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल है, तो ये जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ये कितने का है, 2.5 और 3 सेंटीमीटर का आता है, और 2.5 इंटू 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर बोल दो, 3.5 3 इंटू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का बोल दो, और ये जो टोटल लेंथ होता है, ये लेंथ टोटल 15 सेंटीमीटर का होता है पेग्स का। और ये जो रहता है जब जमीन में गाड़ा जाता है इसको, तो 4 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, तो 11 सेंटीमीटर जमीन में इंसर्ट कर दिया जाता है, और 4 सेंटीमीटर जो है जमीन के ऊपर दिखना चाहिए, 4 सेंटीमीटर प्रोजेक्टिंग एबव द सरफेस, तो ये पेग्स होता है, ये पेग होता है। देखो इसी तरीके का, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर को हम लोग 25 mm बोल सकते हैं, तो वही दिखाया हुआ, ये नुकीला पोर्शन दिखाया गया है, मानो लकड़ी का है ये। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना तो मेरा बस की बात नहीं है, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है 2.5 इंटू 2.5 या 2.5 इंटू 3 या 3 इंटू 3 कुछ भी हो सकता है। और ये जो लेंथ होता है 15 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, ये 4 सेंटीमीटर बाहर रहेगा, 11 सेंटीमीटर अंदर रहेगा, ठीक है। ये पेक्स होता है। प्लम बॉब सबको पता है, ये क्या बोलते हैं यार इसको, जब कहीं देखते हैं ना कि वर्टिकल पॉइंट, मान लो हम लोग जब सर्वेइंग करते थे थियोडोलाइट वगैरह, जब ट्राइपॉड वगैरह फिक्स किया जाता है स्टेशन में, तो है ना ग्राउंड में पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए एकदम सीधा वर्टिकली, तो वहां पे प्लम बॉब यूज करते हैं, तो वही प्लम बॉब है वो, जो राजमिस्त्री लोग भी यूज करता है। द प्लम बॉब यूज टू ट्रांसफर पॉइंट ऑन द ग्राउंड। It is also used for fixing the instrument exactly over the station point marked on the ground, कि मान लो ग्राउंड में जो स्टेशन पॉइंट मार्क्ड है एकदम एग्जैक्टली तुम उसी को फिट करना है ट्राइपॉड में, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, प्लम्बो की हेल्प से हम लोग फिट कर लेते हैं। तो प्लम्बो क्या है, सेंटरिंग और थियोडोलाइट में सेंटरिंग डिवाइस के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। छोड़ो, प्लम्बो भी यही होता है। ये था डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का चेन सर्विंग में हम लोग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, हाँ सहूल बोल रहे हो ना, ठीक बोल रहे हो। चेन सर्विंग में हम लोग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तुमको सिर्फ सिर्फ हम बता दे रहे कि चेन सर्विंग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एरो कभी बोल देंगे, कभी पेग्स बोल देंगे, कभी प्लास्टर लट बोल देंगे, कभी प्लम्बर बोल देंगे, कभी चेन बोल देंगे, कभी टेप बोल देंगे, तो लड़का लोग कंफ्यूज कर जाएगा, चेन क्या होता है, टेप अलग होता है क्या, तो चेन क्या होता है पता है सबको, टेप क्या होता है पता है, चेन कितने प्रकार का होते हैं पता है, चेन कौन सा होता है वो भी पता है, टेप कितने प्रकार का होता है वो भी पता है सभी को, ठीक है। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम अभी रेंजिंग अब डिटेल में पढ़ाएंगे थोड़ा सा। वैसे मोटा मोटी रेंजिंग क्या होता है सभी को समझ में आ गया है, अगर किसी को कुछ डाउट है जल्दी से पूछ लो, 45 मिनट टाइम निकल गया है। रेंजिंग पढ़ना है, एमसीक्यू सोल्व करना है, किसी को डाउट नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। जो रखे थे डिलीट हो गया क्या, इधर तो सारा पढ़ ही लिया है ना, ठीक है। रेंजिंग पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जो बता रहे हैं ना, बार बार हम दो दो चीज तुम लोग को समझा रहे हैं कि चेनिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कि चेन सर्वेइंग हम लोग कैसे करते हैं। तो चेनिंग, जब भी चेन सर्विंग करते हैं तो उसमें 2 चेन मैन होता है, क्या होता है, 2 चेन मैन होता है।
चेनमैन का रिक्वायरमेंट कब होता है? चेनमैन आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन विच इज ग्रेटर देन ए चेन लेंथ। मान लो एक चेन है, ये चेन है 20 मीटर का, ठीक है, ये जो चेन है 20 मीटर का चेन है, ठीक है। तब बोला जाता है कि टू चेनमैन कब रिक्वायर्ड होता है? जब हम लोग को एक चेन लेंथ से एक चेन लेंथ से ज़्यादा का मेजरमेंट लेना रहता है, चेनिंग करना रहता है, ज़्यादा का मेजरमेंट लेना होता है, तो वहां पे दो चेनमैन का रिक्वायरमेंट होता है। जो मोर एक्सपीरियंस चेनमैन होता है, ये ध्यान रखना, सभी लोग कंफ्यूजन हो कि जो मोर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए उसको तो लीडर बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, जो मोर एक्सपीरियंस चेनमैन रहेगा वो जीरो एंड पे रहेगा, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, या रियर एंड वाले पे रहेगा। जीरो एंड या रियर एंड दोनों सेम है, और इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोअर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं तो जो ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा बोलेगा हम लीडर बनेंगे, नहीं, यहाँ पे उल्टा है, जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला रहेगा उसको जीरो एंड पे रखना है, क्योंकि वही डायरेक्ट देता है। क्या कर रहा है यहाँ पे जो बैठा हुआ है, ये मान लो चेनमैन, ये लीडर हो गया और ये फ्लोअर हो गया। तो लीडर क्या है कि जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन सारा डायरेक्शन किसका रहेगा? इसी का डायरेक्शन रहेगा, फ्लोअर का डायरेक्शन रहेगा। तो मोर एक्सपीरियंस जो रहेगा वो जीरो एंड पे रहेगा, और जिसको हम लोग फ्लोअर बोलेंगे, और जो दूसरा चेयरमैन रहेगा, ठीक है, एक तरीके से बोल दो, लेस एक्सपीरियंस नहीं लिखेंगे, कुछ भी लिख, वो क्या करेगा, अदर एंड वाले चेन को पकड़ेगा, जो अदर रहेगा चेनमैन, ठीक है ना, जो अदर चेनमैन रहेगा वो अदर एंड को पकड़ेगा, या फॉरवर्ड हैंडल को पकड़ेगा वो, और इसको क्या, वो हैंडल है, ठीक है ना, और इसको बोला जाएगा लीडर बोला जाएगा। जब सर्वेइंग स्टार्ट करना रहता है, चेनिंग स्टार्ट करना रहता है, तो ये जो लीडर होता है, लीडर को एक रेंजिंग रोड प्लस 10 एरो प्लस हैंडल, ठीक है, प्लस किसका हैंडल? चेन का हैंडल इसको दे दिया जाता है। चेन पूरा रहेगा, एक दूसरा हैंडल, मतलब जो हैंडल रहता है चेन का, तो लीडर के पास इतना चीज रहता है, ठीक है। तो एक हाथ में क्या पकड़ेगा वो? एक हाथ में वो बंडल ऑफ एरो पकड़ेगा, और दूसरे हाथ में वो रेंजिंग रोड पकड़ेगा, एंड द हैंडल ऑफ द चेन इन द अदर हैंड। मतलब एक हाथ में एरो और रेंजिंग रोड पकड़ेगा, एक हाथ में एरो और रेंजिंग रोड, और एक हाथ में चेन का हैंडल पकड़ेगा, ठीक है, ये लीडर हो गया। बस ये ध्यान रखना, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन रहता है जीरो एंड पे, उसको बोलते क्या बोलते हैं, तो जीरो एंड वाले को हम लोग फ्लोअर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हम बता रहे थे कि मान लो अब यहाँ पे फॉलोअर है, ठीक है, ये फॉलोअर है, ये लीडर है, यहाँ से यहाँ एक चेन लेंथ मेजर कर लिया। अब यहाँ पे क्या क्या लीडर, यहाँ पे इसके पास 10 एरो था, एक एरो यहाँ जमीन में डाल दिया, ये फ्लोवर था यहाँ पे। अब क्या होगा, अब लीडर वापस यहाँ पे आ जाएगा, एक चेन लेंथ दूसरा लेंथ पे। अब फ्लोवर यहाँ पे पहुंच जाएगा, फ्लोवर क्या करेगा, हैंडल यहाँ पे रखेगा, जहाँ पे एरो गाड़ा हुआ है एरो को निकाल लेगा। एक एरो इसके पास आ गया, इसके पास 9 एरो बचा। फिर दूसरा में क्या है, जब तीसरा बार जाएगा तो वापस से ये यहाँ पे आएगा, ये लीडर के पास दूसरा एरो आ जाएगा, और ये इसके पास कितना एरो बचेगा, अब ये तीसरा एरो गाड़ देगा जमीन में, 7 एरो बचेगा। 30 तरीके से बोला जाता है कि धीरे 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 सारा एरो, एक टाइम आता है, कितना चेन लेंथ के बाद टाइम आएगा, ये पहला के बाद कितना बचा, इसके पास 9 बचा, 10वां के पास इसके पास 0 बचेगा। मतलब एक बार में जब 10 चेन लेंथ मेजरमेंट करेगा, तो 10 चेन लेंथ में क्या होगा, 10 का 10 एरो फ्लोवर के पास आ जाएगा, लीडर के पास 0 एरो बचेगा। तो फिर उस केस में क्या करेगा, फ्लोवर सारा एरो लीडर को दे देगा। इस तरीके से चेन सर्विंग आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। ये हो गया सिंपल, तुम लोग आइडिया लग गया कि चेन सर्विंग में कैसे हम लोग एरो का क्या यूज करते हैं। अभी रेंजिंग रोड का कैसे, अब रेंजिंग रोड देखो, यहाँ पे भी ये जो पकड़ा हुआ है ना, ये फ्लोवर के पास भी रेंजिंग रोड रहता है, इसके पास भी रेंजिंग रोड रहता है।
तो रेंजिंग रोड से है कि एग्जैक्ट किस जगह पे मान लो चेनिंग किया, एक लाइन में है कि नहीं। तो हम लोग नहीं देखते हैं कि मान लो एक लाइन में कोई चीज़ को देखना है, एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दिए, एक आदमी को एक डंडा के साथ यहाँ खड़ा कर दो, नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, और एक आदमी यहाँ से देखने के लिए रख सकते हैं। वो क्या देखेगा कि हाँ ये डंडा के एकदम इसी, मान लो इसी के सामने इसको रखना है, एकदम इसी के लाइन में, एक लाइन में। तो क्या करेगा, वो बोलेगा थोड़ा थोड़ा सा बोलेगा बायां दायां हो, जैसे ही इससे ये डंडा छुप गया, मतलब क्या समझेंगे कि एक लाइन में आ गया। उसी तरीके से इंटरमीडिएट पॉइंट में कहीं लोकेशन करना रहा, तो जब तक ये दिखेगा, मान लो ये और ये एक सीधा लाइन में रहेगा, ये नहीं दिखेगा, ये हमेशा इससे छुपा हुआ रहेगा। लेकिन जब ये बायां दायां करवाएगा इधर उधर, जब एक लाइन में आ जाएगा तो ये भी छुप जाएगा, तो बोलेंगे क्या एक लाइन में आ गया, मतलब रेंजिंग हो गया, मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट हो गया। अब बोला जाता है कि हम लोग चेन का अनफोल्डिंग कैसे करते हैं, सिंपल समझो, बाकी कुछ लंबा नहीं है। कि मान लो चेन है, चेन रखा हुआ है टेबल पे, इसको अनफोल्ड कैसे करना है। तो क्या करना है कि दोनों जो चेन का दोनों हैंडल है ना, चेनमैन क्या करेगा, दोनों हैंडल को एक साथ पकड़ेगा और बाकी दायां हाथ से क्या करेगा, वो चेन को फेंक देगा। जैसे देखते हो मछली के लिए जाल कैसे फेंकता है तालाब वगैरह में, कि एक हाथ से पकड़ा दूसरे हाथ से एकदम फेंक दिया जाल, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे चेन को अनफोल्ड करने का क्या तरीका है कि दोनों हैंडल को साथ में पकड़ो और चेन को जो बचा हुआ है चेन को पूरा हाथ से फेंक दो। तो इस तरीके से अनफोल्डिंग करने का ये स्टेप है चेनिंग में। अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब पढ़ते हैं रेंजिंग क्या होता है। तो रेंजिंग बता ही दिए हैं कि रेंजिंग दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो रेंजिंग का हम लोग जरूरत कब पड़ता है कि जब हम लोग को सर्वे लाइन एक चेन लेंथ से ज़्यादा रहता है। ठीक है, जब सर्वे लाइन मान लो एक एक चेन लेंथ से ज़्यादा हो गया और हम लोग को क्या है इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना है उसी चेन लाइन में, उसी चेन लाइन में हम लोग को इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना है। तो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द सर्वे लाइन इज नोन एज रेंजिंग। बस यही ध्यान रखना है कि प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द सर्वे लाइन इज नोन एज रेंजिंग। रेंजिंग दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग कब यूज करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग कब यूज करते हैं, ये मान लो एक स्टेशन ए है एक स्टेशन बी है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में कहीं हम लोग को रेंजिंग करना है, एक पॉइंट लोकेट करना है, मान लो इस जगह पर हम इसी लाइन में करना है। तो जब दोनों स्टेशन ए और बी दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरविजिबल रहे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरविजिबल मतलब दोनों एक दूसरे को देख पाए, तो उस केस में हम लोग जो चेंजिंग रेंजिंग जो करते हैं वो डायरेक्ट रेंजिंग कहलाता है। और जब दोनों पॉइंट ए और बी एक दूसरे को देख नहीं पाएगा तो उस केस में जो रेंजिंग करते कहते हैं उसको इनडायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं या रेसिप्रोकल रेंजिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, सीधा समझो कि एक यहाँ पर रहेगा चेनमैन, एक यहाँ पर रहेगा और एक सर्वेयर क्या करेगा, मान लो ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है और एक व्यक्ति यहाँ पे रेंजिंग रोड के साथ पॉइंट सी पे खड़ा है। सर्वेयर इस रेंजिंग रोड के पीछे 2 मीटर पीछे खड़ा हो जाएगा और इसको इशारा करेगा कि तुमको किधर मूव करना है। ये जो सी पॉइंट वाला आदमी रहेगा, सर्वेयर रहेगा, असिस्टेंट रहेगा, वो क्या करेगा, ये जो यहाँ का जो सर्वेयर है 2 मीटर पीछे खड़ा है इस रेंजिंग रोड से, वो आगे पीछे से करवा के इस लाइन पे लाके खड़ा करवा देगा। जैसे इस लाइन पे आएगा तो समझ में आ जाएगा कि तीनों एक सीधा लाइन में हो गया है, तो इस तरीके से रेंजिंग हो गया। ये डायरेक्ट रेंजिंग का लाया, ठीक है, तो वही है स्टेशन ए एंड बी और उसमें बीच में क्या करना है, पॉइंट सी को लोकेट करना है। तो सी क्या करेंगे, सी इज सिलेक्टेड, एक चेन लेंथ से कम डिस्टेंस पे पॉइंट सी सिलेक्ट कर लेंगे। ए और बी पे क्या रहेगा, रेंजिंग रोड फिक्स्ड रहेगा, मतलब ए और बी पे क्या रहेगा, ए और बी पे इस तरीके से रेंजिंग रोड नुकीला सिरा था इसका, एक क्या है शार्प है, तो ये फिक्स कर दिया रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड हिलने वाला नहीं है। अब क्या बोलेगा, सर्वेयर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा मस्त 2 मीटर पीछे और इसको डायरेक्शन देगा। अगर एक लाइन में आ जाएगा तो तीनों एक दूसरे से ए बी सी क्या हो जाएगा, तीनों एक लाइन में हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा क्या हो गया है, ए लाइन हो गया है, डायरेक्ट रेंजिंग हो गया है। तो डायरेक्ट रेंजिंग का पहला पॉइंट तुम लोगों को तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आर इंटरविजिबल।
मतलब ए और बी जिसके बीच भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का इंटरविजिबल होना, ए बी को देखना चाहिए, बी ए को देखना चाहिए, तो ये डायरेक्ट रेंजिंग कहलाता है। अब आता है इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग। अब क्या है कि देखो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, कि मान लो पॉइंट ए पॉइंट बी हो और बीच में कुछ ऐसा पहाड़ी वाला एरिया आ गया, ठीक है, पहाड़ वाला एरिया। अब क्या हुआ, ए बी को नहीं देख पा रहा है, बी ए को नहीं देख पा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग में। या नदी आ गया, पहाड़ आ गया, तो क्या हो गया, हम लोग तो चेनिंग कर सकते हैं, पहाड़ आ गया तो क्या आ गया, हम लोग चेनिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग विजिबिलिटी नहीं हो पाएगा, है ना, विजिबल नहीं होगा, देख नहीं पाएंगे। और जब नदी आ जाएगा, रिवर आ जाएगा, तो उस केस में क्या है कि हम लोग चेनिंग नहीं कर पाएंगे, नदी में चेनिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन विजिबल होता है। ये देखना क्वेश्चन कभी ना कभी तुम गूगल में मिलेगा, ठीक है, कि अगर मान लो किसमें है कि हम लोग विजन कर पाएंगे, चेनिंग नहीं कर पाएंगे, तो नदी वाला में क्या है कि विजन तो हो जाएगा। मान लो ये नदी का दो, एक मतलब ये नदी है, एक रेंजिंग रोड है यहाँ, रेंजिंग रोड यहाँ है, तो हम लोग तो दोनों रेंजिंग रोड को देख पाएंगे, लेकिन क्या है बीच में चेनिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग में आता है। उसी तरीके से क्या है, एक पहाड़ आ गया, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, लेकिन क्या है पहाड़ वाले एरिया में हम लोग चेनिंग कर पाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, विजन तो नहीं है लेकिन चेनिंग हो पाएगा, विजन नहीं है लेकिन चेनिंग हो पाएगा। तो इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग में क्या होता है कि ये मान लो बीच में पहाड़ आ गया, अब क्या है कि हम लोग यहाँ कैसे बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना है, एक पॉइंट एम लोकेट करना है, एक पॉइंट एन लोकेट करना है, एकदम कि एक लाइन में हो, कैसे करेंगे। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हम लोग एक पॉइंट N1 और एक पॉइंट M1 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट N1 सिलेक्ट करेंगे और एक पॉइंट हम लोग M1 सिलेक्ट करेंगे। अब दोनों पॉइंट हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, दोनों पॉइंट हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि M1 जो है वो N1 और B को देख पाए, और जो N1 है वो M1 और A को देख पाए। मतलब जो M1 है वो N1 और B को देख पाए, और जो N1 है वो M1 और A को देख पाए, ठीक है। अब क्या बोलेगा ये N1 वाला, क्या बोलेगा, M1 वाले को बोलेगा तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ के इस पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, N1 M2 और एक लाइन में आ जाएगा, तो M2 यहाँ पे रुक जाएगा। अब M2 बोलेगा N1 वाले को तुम आगे बढ़ो, ये आगे बढ़ेगा। अब ये जब M2 N2 और B एक लाइन में आ जाएगा, तो फिर N2 क्या बोलेगा M2 वाले को, तुम M3 पे आगे बढ़ो। इस तरीके से क्या हो रहा है, देखो पहले ये लाइन के हमको इस लाइन में एम और एन पॉइंट लाना है, तो हम लोग इधर से कहीं स्टार्ट किए, ऐसा पॉइंट सिलेक्ट किए, दो पॉइंट सिलेक्ट किए कि M1 से M1 क्या करे, N1 और B को देख पाए, और N1 क्या करे, M1 और A को देख पाए। पहले पॉइंट देखो तुम यहाँ पे था, धीरे 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 हम नजदीक की ओर जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं। लास्ट में क्या होगा, M3, ये जो M3 जो था, पहले N2 भेजा है ना, पहले N1 भेजा है, पहले N1 भेजा है M1 को M2 में, ठीक है, M2 फिर भेज लिया N1 को N2 में, N2 क्या किया है, M2 को M3 में भेज दिया है, और M3 क्या करेगा, N2 को N3 में भेजेगा, और लास्ट में N3 क्या करेगा, M3 इसको M में भेज देगा। और उसी तरीके से लास्ट में M क्या करेगा, N3 को N में ले आएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, जब M N B सब एक लाइन में आ जाएगा, तो M से N दिखेगा, B नहीं दिखेगा, N से M दिखेगा, A नहीं दिखेगा, तो समझ में आ जाएगा क्या हो गया, ये एक लाइन में आ गया। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग कहलाता है। तुमसे ये स्टेप कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, तुमको सिर्फ ध्यान रखना है, हम इसलिए कहानी बताएं, ये जो स्टेप बताएं कि इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, तुम लोग को समझ में आए, रेसिप्रोकल रेंजिंग क्या होता है ये समझ में आए, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। ये इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग का कॉन्सेप्ट है, दिख रहा है ना, कि ए है, बी है, और मान लो एकदम इस सीधा लाइन में हम लोग कहीं पॉइंट लोकेट करना है, एकदम इस तरीके से सीधा में, तो C1 से स्टार्ट किया, D1 से स्टार्ट किया है, D1 से C1 A1 दिखना चाहिए, और C1 से D1 B दिखना चाहिए। अब ये बोलेगा तुम आगे बढ़ो, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाएगा, तो फिर ये बोलेगा तुम आगे बढ़ो, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाएगा। इस तरीके से अगर धीरे धीरे हम लोग इस लाइन के नजदीक आ जाएंगे, तो ये इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग कहलाता है। अब आता है ऑफसेट, क्या होता है, रेंजिंग का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन अगर आएगा तो इंटरमीडिएट पॉइंट अगर लोकेट करना है,
तो हम लोग को वो रेसिप्रोक मतलब रेंजिंग कहलाता है। रेंजिंग दो प्रकार का होता है, रेसिप्रोकल और या इनडायरेक्ट और रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग। अब आता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? तो ऑफसेट होता है लेटरल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस खोजना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ये डिस्टेंस खोजना है कि लेटरल डिस्टेंस खोज लो, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, किसको क्या डाउट है? कुछ डाउट है किसी को, या गलती से टिक हो गया था? इस कोर्स में 110 लड़के हैं झारखंड माइंस इंस्पेक्टर वाले में, लेकिन क्लास कितने लड़के लोग कर रहे हैं? 19 लड़के। सोच लो, बाकी लड़के लोग जो 80 लड़के लोग मान लो अगर क्लास रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देख रहे होंगे तो जो रेगुलर क्लास कर रहे हो वो तुम लोग ऑलरेडी उससे लीड बना के चल रहे हो, क्योंकि वो लोग है कि रिकॉर्डिंग क्लास देखता होगा या नहीं दिखता होगा पता नहीं, कोर्स तो ले लिया है लेकिन लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहा, तो हम बता नहीं सकते वो देख रहा है या नहीं देख रहा है। अगर देखेगा तो कुछ डाउट होगा तो पूछेगा, तो पता चलेगा कि हाँ पढ़ाई कर रहा है। नहीं तो 110 लड़का कोर्स लिया हुआ है, मात्र उसमें से 20 लड़का क्लास कर रहा है। 20 जो दिख रहा है उसमें तो दो तो मेरे ही हो गया, एक टीचर वाला आईडी और एक स्टूडेंट वाला आईडी। बाकी जो 18 लड़का मात्र क्लास कर रहा है, सोचो। हाँ हाँ, लास्ट में हम एमसीक्यू लेंगे। एमसीक्यू तो बताए ना रखे हुए हैं। एमसीक्यू इसलिए लास्ट में रहेंगे कि तुम लोग कोई बीच में ना भागो। हम लोग रेंजिंग रोड पढ़े थे, अब ऑफसेट से हम लोग ऑफसेटिंग करते हैं। ठीक है, ऑफसेट रोड से। तो ऑफसेट क्या होता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है ये कि ऑफसेट लेटरल डिस्टेंस है ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ग्राउंड फीचर्स मेजर्ड फ्रॉम ए सर्वे लाइन। मान लो ये सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन है, तो ऑफसेट क्या हो गया? लेटरल मतलब साइड, साइड वाइज। ये लेटरल हो गया, ठीक है, ये लेटरल हो गया, लेटरल हो गया, इधर से कुछ भी लेटरल है, बाहर साइड में, अंदर साइड में, कुछ भी स्ट्रक्चर है, ग्राउंड फीचर्स है, उसका अगर हम लोग डिटेल्स दिखाना चाहते हैं, मेजरमेंट लेना चाहते हैं, तो वो ऑफसेट कहलाता है। अरे यार कौन सा इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं? ये चेन सर्वेइंग पढ़ रहे हैं तो चेन यूज करते हैं संदीप। हम लोग चेन सर्वेइंग पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग चेन यूज करेंगे, इसमें इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज करना है कुछ? चेन यूज करेंगे, रेंजिंग रोड यूज करेंगे, वही तो हम टॉपिक जो बताएं स्टार्टिंग में कि चेन टेप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे चेन सर्विंग में। कहीं तुमको बोले हम थियोडोलाइट यूज करेंगे, टोटल स्टेशन यूज करेंगे, तो तुम बार बार इंस्ट्रूमेंट पूछ रहे हो। ऑफसेट क्या हो गया? लेटरल डिस्टेंस। हमको किसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड फीचर्स, पेड़ पौधा या कुछ पुल हो गया या बिल्डिंग हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, कुछ भी दिखाना है तो उसको हम लोग ऑफसेट के थ्रू दिखाते हैं। अगर हम लोग 90 डिग्री पे किसी चीज को दिखा रहे हैं कि ये पूरा चेन लाइन है और इसके अंदर पूरा 90 डिग्री पे दिखा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर ऑफसेट। और अगर ये चेन लाइन है और बाकी किसी डिग्री पे दिखाते हैं, कोई मान लो x डिग्री पे दिखाते हैं, थीटा पे दिखाते हैं, तो ये हो गया ऑब्लिक ऑफसेट।